सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है वर्तमान को ठीक ढंग से जीना, बिना भविष्य के भय और अतीत के पश्चाताप के। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन। नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा और रविंद्र वसंतराव चव्हाण लेंगे शपथ। वक्फ बिल पर जेपीसी का कार्यकाल 2025 के बजट सत्र तक बढ़ाने को लेकर पेश किया जा सकता है प्रस्ताव। सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने की आवश्यकता। लोकसभा में बोले सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। गतिरोध के बीच नहीं चल सकी संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से बहस और चर्चा का अनुकूल वातावरण बनाने का किया अनुरोध। केंद्र सरकार ने की बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत। अभियान का मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना और युवा लड़कियों को सशक्त बनाना। 130 जिलों की गई है पहचान, जहां अभियान को मुख्य तौर पर चलाया जाएगा। आरक्षण के लिए धर्म परिवर्तन, संविधान से धोखा। ईसाई महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एससी सर्टिफिकेट देने से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के नकारे जाने के फैसले को रखा बरकरार। पर्थ टेस्ट में कप्तानी करने के साथ घातक गेंदबाजी करने वाले जसप्रीत बुमराह आईसीसी रैंकिंग में फिर पहुंचे शीर्ष पर। पर्थ टेस्ट के शतकवीर यशस्वी जायसवाल की रैंकिंग में भी आया 2 पायदानों का उछाल। आइए सबसे पहले जानते हैं संसद में होने वाले आज के कार्यों के बारे में। सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा की आज की कार्यसूची पर। लोकसभा में आज की कार्रवाई की शुरुआत नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ होगी। केरल के वायनाड से निर्वाचित प्रियंका गांधी वाड्रा और महाराष्ट्र के नांदेड़ से निर्वाचित रविंद्र वसंतराव चव्हाण शपथ लेंगे और प्रतिज्ञान करेंगे और सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे। सदन में स्थान भी ग्रहण करेंगे। इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कार्य मंत्रणा समिति की चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री वी सोमन्ना जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 21वें और 28वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में अपना वक्तव्य देंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नियम 377 के अधीन मामले उठाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक 2024 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा में आज होने वाली कार्रवाई की सूची पर। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है संस्कृति मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिवेंद्रम के लिए सदस्य निर्वाचन का प्रस्ताव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह रखेंगे। प्रश्नकाल में पृथक सूचियों में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। इस बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि नियम 267 पर सभापति के निर्णय का सम्मान होना चाहिए और इसे मतभेद का कारण नहीं बनाना चाहिए। सभापति ने बुधवार को सदन में नियम 267 के तहत विपक्षी दलों के सदस्यों के 18 नोटिसों को अस्वीकार करते हुए कहा कि नियम 267 के मामले में सभापति का निर्णय अंतिम होता है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए और चर्चा, संवाद, विमर्श और नियमों के पालन के माध्यम से उदाहरण पेश किया जाना चाहिए। I thought it wise to bestow focused attention given the situation that we are entering the last quarter of the century of adoption of the Constitution of India. We had the great occasion to celebrate it yesterday. And therefore I emphasize that this House, the House of Elders, the upper house, the Council of States, needs to reflect and follow well-established traditions that a ruling of the chair requires deference and not cause of differences. I have in detail given out as to why in these situations the notices are not being accepted. As a matter of fact, I took the House in confidence in making the House aware that if we look at the journey of this House with reference to Rule 267, even for last 30 years, where we have had various political dispensations in authority, in governance, the number was never beyond single digit. And the background every time reflected a consensual approach, a dialogue between the parties, keeping everything in mind, while not being able to lend my concurrence to these notices. I would appeal to the members of this House, this being a historic day, the very first day of the fourth quarter of the century of adoption of the Indian Constitution, let us raise the productivity bar. Let us generate an atmosphere that we exemplify by discussion, dialogue, deliberation, and adherence to rules. All these issues, honorable members, there will be occasion to raise in accordance with rules. Since there is a provision in the rules to raise these issues in one form or the other by motions that are provided, these notices are being declined. लोकसभा में कल प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू होने पर भारतीय जनता पार्टी के अरुण गोविल को प्रश्न पूछने के लिए पुकारा गया। उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा सदन में उठाया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने की आवश्यकता है। संस्कारों को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो दिखाया जा रहा है बहुत अश्लील है, परिवार में साथ बैठकर देख नहीं सकते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। क्या सूचना प्रसारण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अश्लील और सेक्स संबंधी सामग्री के अवैध रूप से प्रचारण को रोकने के लिए वर्तमान में मौजूदा तंत्र क्या है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त कानून
इन प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ज़्यादा प्रभावी नहीं है? क्या सरकार का मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव है? अपने सांसद महोदय ने जो प्रश्न रखा है वो विषय वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, आज सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म का जो युग है, इसमें जो पुराने कई इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो एक प्रेस का एक प्रकार था, जिस प्रकार से एडिटोरियल कंटेंट होता था, एडिटोरियल चेक होता था, कोई भी चीज़ छप रही है वो सही है गलत है, उसके बारे में पूरा एक निर्णय लेके मीडिया के अंदर लाया जाता था, वो एडिटोरियल चेक आज ख़त्म हो गया है। उस एडिटोरियल चेक के ख़त्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की ज़रूरत है, और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। इस तरह के आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार में विदेशी प्लेटफॉर्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स की जो भूमिका आती है, क्या सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाने भारत के कानूनों के तहत उनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए कोई नई नीति लाने पर विचार कर रही है? सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए, बहुत अच्छे कानून बनाने चाहिए, बिकॉज इससे जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको बहुत चोट पहुंचती है। आज हम जब घर में बैठकर टेलीविज़न देखते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं, तो वो परिवार के साथ बैठकर हम नहीं देख पाते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों का बहुत बुरी तरह से ह्रास हुआ है। सरकार को पूरी तरह इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए, और जो भी कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको भी संचालन के रूप में लाना चाहिए। माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। जिन ज्योग्राफी से, जिन कंट्रीज से सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स निकले हैं, वहाँ की सेंसिटिविटी और अपने देश की सेंसिटिविटी में बहुत बड़ा फ़र्क है, और ये इस तरह का डिबेट आज दुनिया के करीब करीब हर देश में। इसीलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी कि जो अपनी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, वो भी इस विषय को उठाए और इस विषय पे समाज में कंसेंसस हो और इसमें और कड़े कानून बने। प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तेलंगाना की जनता वहां की कांग्रेस सरकार से तंग आ चुकी है और भारत राष्ट्र समिति के कुशासन की भयानक यादें अब भी उनके मन में ताज़ा हैं। लिहाजा वो भारतीय जनता पार्टी की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के भाजपा विधायकों और सांसदों के साथ एक बैठक के बाद ये बात कही। भाजपा विधायकों से मुलाकात के बाद तस्वीरें साझा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, तेलंगाना भाजपा के विधायकों और सांसदों के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। राज्य में हमारी पार्टी की उपस्थिति तेजी से बढ़ रही है। तेलंगाना के लोग पहले से ही कांग्रेस से तंग आ चुके हैं और BRS कुशासन की भयानक यादें उनके मन में ताज़ा हैं। वे बड़ी उम्मीद से भाजपा की ओर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और BRS की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा लगातार आवाज़ उठाती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता विकास के एजेंडे पर विस्तार से काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वालों में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार, वरिष्ठ नेता के लक्ष्मण सहित कई सांसद और विधायक शामिल थे। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का समर्थन करेंगे एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपने इस फैसले की जानकारी दी। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की इस घोषणा के बाद भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो गया है, क्योंकि एनसीपी नेता अजित पवार पहले ही देवेंद्र फडणवीस को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति जता चुके हैं। वैसे इस निर्णय पर अंतिम मोहर आज तीनों दलों की होने वाली बैठक में लगने की संभावना है। हेमंत सोरेन आज झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड की गद्दी संभालेंगे। हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा, जिसके लिए भव्य तैयारियां कर ली गई हैं। खबर है कि इस शपथ ग्रहण समारोह का साक्ष्य बनने के लिए लगभग
1 लाख मेहमान रांची आने वाले हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज शाम 4 बजे हेमंत सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण निजी तौर पर मिलकर दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। समिति की बुधवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से इस पर निर्णय ले लिया गया। दरअसल बुधवार को जेपीसी की 8वीं बैठक का विपक्षी सांसदों ने बहिष्कार कर दिया था। उनका आरोप था कि अध्यक्ष जगदम्बिका पाल बिना तैयारी 29 नवंबर को जेपीसी का मसौदा लोकसभा में पेश करने वाले हैं। समिति को इस सप्ताह के अंत तक रिपोर्ट देनी थी। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का कहना है कि समिति के सभी सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया जाए। संभावना है कि इस संबंध में आज संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा और समिति का कार्यकाल बजट सत्र तक बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बुधवार को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। बाल विवाह के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान के अवसर पर बाल विवाह मुक्त भारत ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण किया गया। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बाल विवाह मुक्ति के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा और इस सामाजिक कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने में अपना योगदान भी देना होगा। देश की हर बेटी को सशक्त बनाने का आह्वान करते हुए उन्होंने बाल विवाह मुक्त भारत के प्रति अपने योगदान की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य हमारी बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हमारी सरकार लड़कियों की शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण का समर्थन देने की योजना को जारी रखे हुए है। अभियान का शुभारंभ केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये बाल विवाह को मिटाने और हमारे देश की हर बेटी को सशक्त बनाने का एक मिशन है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर लड़की शिक्षित, सुरक्षित और अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इजराइल और लेबनान में हिजबुल्लाह के बीच हुए युद्ध विराम का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने हमेशा तनाव कम करने, संयम बरतने और बातचीत तथा कूटनीति के रास्ते पर वापस लौटने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि हम इजराइल और लेबनान के बीच घोषित युद्ध विराम का स्वागत करते हैं। हमने हमेशा तनाव कम करने, संयम बरतने और बातचीत तथा कूटनीति के रास्ते पर वापस लौटने का आह्वान किया है। हमें उम्मीद है कि ये घटनाक्रम पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाएगा। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच महीनों तक चली घातक लड़ाई के बाद सीज फायर हुआ है। ये लड़ाई इजराइल गाजा संघर्ष से शुरू हुई थी, लेकिन इस साल सितंबर में इसने और आक्रामक रूप ले लिया था। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जो सीज फायर को लेकर समझौता हुआ है वो 60 दिनों तक चलेगा। इसके बाद इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के उग्रवादी दक्षिण लेबनान से पीछे हट जाएंगे। लद्दाख में 22 नवंबर को ई दाखिल पोर्टल को पेश किए जाने के साथ ही ये ऑनलाइन शिकायत मंच अब पूरे भारत में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हो गया है। पहली बार 7 सितंबर 2020 को शुरू किए गए ई दाखिल पोर्टल को उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए विकसित किया गया है। उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज करने की सस्ती, त्वरित और बाधा रहित व्यवस्था के तौर पर ई दाखिल पोर्टल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक शुरू हो गया है। इसके साथ ही सरकार ई जागृति पोर्टल लाने की दिशा में भी प्रयासरत है। ये पोर्टल मामला दर्ज करने, उनकी प्रगति की निगरानी और प्रबंधन को सुव्यवस्थित करेगा। इससे उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित हो सकेगा। फिलहाल 2,81,024 उपभोक्ताकर्ता ई दाखिल पोर्टल पर पंजीकृत हैं और कुल 1,98,725 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 38,453 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा है कि सिर्फ आरक्षण का लाभ लेने के लिए धर्म परिवर्तन करना संविधान के मूल भावना के खिलाफ है।
सर्वोच्च अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें एक ईसाई महिला को शेड्यूल कास्ट यानी एससी सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरक्षण का लाभ उठाने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखा है। अदालत ने यह फैसला 26 नवंबर को उस केस में सुनाया जिसमें एक महिला ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था, लेकिन बाद में शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए उसने दावा किया कि वो हिंदू है। ये महिला पुडुचेरी में अपर डिवीजन क्लर्क की नौकरी के लिए एससी सर्टिफिकेट चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील को ठुकरा दिया और कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। टीम इंडिया के शीर्ष तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान एक बार फिर से हासिल कर लिया है। जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के कैगिसो रबाडा को पीछे छोड़ा और एक कैलेंडर वर्ष में दूसरी बार टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन से पहले बुमराह गेंदबाजों की रैंकिंग में रबाडा और जेश हेजलवुड के बाद तीसरे स्थान पर थे। पहले टेस्ट मैच में दमदार प्रदर्शन का फायदा बुमराह को मिला और वो एक बार फिर शीर्ष पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग 883 हासिल की है। इस टेस्ट में उन्होंने 72 रन दिए और 8 विकेट लेकर एक बेहतरीन कप्तानी भी की। वहीं यशस्वी जायसवाल इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में यशस्वी की शानदार 161 रनों की पारी ने भारत को जीत दिलाने में मदद की और उन्हें 825 अंकों की करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग पर पहुंचा दिया। जायसवाल ने न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और इंग्लैंड के हैरी ब्रुक को पीछे छोड़ दिया है। केवल जो रूट से वो पीछे हैं जो 903 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं। भारत के विराट कोहली ने भी रैंकिंग में महत्वपूर्ण प्रगति की और उसी खेल में अपना 30वां टेस्ट शतक बनाने के बाद 9 स्थान की छलांग लगाकर वो 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। जाड़े के दिनों में कश्मीर की वादियाँ खूबसूरत रंगों में रंग जाती है। इसी दौरान यहाँ बैंगनी रंग के सुंदर फूलों से घाटी सज जाती है। इन फूलों को तोड़ा जाता है और दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से केसर तैयार होता है। आज चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कश्मीर में केसर की खेती पर आधारित इस सुंदर वीडियो के साथ। आप देखिए ये खास वीडियो। मुझे दीजिए आके बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।
To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.